जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो सभी साथियों का विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिल से स्वागत करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो नवीनतम, बिल्कुल नया राजस्थान जो जीके है उसकी शुरुआत करेंगे। गुरुजी, राजस्थान जीके के भी 3 पार्ट होते हैं, आप कौन सा पढ़ाओगे, आप कौन सा पढ़ोगे ये बताओ। गुरुजी, माने थोड़ा सा आंकड़ा मिले कौन ला रहा, राजस्थान गए भूगोल का, तो राजस्थान का भूगोल शुरू करा दो। तो ठीक है मेरे भाई, अपन जो अब बात करेंगे वो राजस्थान के भूगोल की बात करेंगे। गुरुजी ये बताओ, आप कराओगे किस लेवल का? देखो, मैं अगर ये बात कहूँ कि आप किस लेवल का पढ़ना चाहोगे, फिर तुम कहोगे सर हमारा आरएस के आसपास का लेवल करा दो, क्योंकि राजस्थान में इससे बड़ी कोई भर्ती नहीं होती। तो मैं वादा करता हूँ कि आपको उस लेवल का मैं आपसे आराम से करवा दूंगा, ठीक है। तो अब ये बार बार मत पूछना कि ये किस लेवल का करवा रहे हैं, ये वो। आप पढ़ोगे, खुद ऑब्जेक्टिव पर्सन निकाल के देखना, आपको एहसास हो जाएगा किस लेवल का हम पढ़ रहे हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, हम जो जीके पढ़ेंगे वो नया पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं बीच में था ना, एक बात और बताऊंगा मेरे साथ क्या हुई घटना, नया जीके शुरू करने का इतना टाइम कैसे लग गया, वो सारी बातें करेंगे। मैं आपको बात बता देता हूँ, अपना जो ऑनलाइन ऐप है, ये जो कोर्स आप पढ़ रहे हो वो किस ऐप पे पढ़ रहे हो? विजन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस पे आपको स्पेशल जीके का कोर्स भी मिल जाएगा। स्पेशल जीके का अगर चाहिए तो स्पेशल अलग सब्जेक्ट के चाहिए। पहले हमने ये किया था कि कोई कोर्स के अंदर एक ही जो भाग है वो बना दिया। फिर कई साथी कहते थे सर हमें आपका जियोग्राफी चाहिए, आपकी हिस्ट्री चाहिए, उसमें कोई और अध्यापक हिस्ट्री पढ़ा रहा है। तो अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए मैं अलग अलग सब्जेक्ट भी बना दूंगा, जिसको जिस अध्यापक से पढ़ना है उससे पढ़ो, ठीक है। ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर भी क्लासेस होती हैं डेली, तो इससे आप जुड़ जाएं। ये अपने टेलीग्राम जो चैनल है याद रखिएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप कोचिंग के, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हो इसके अलावा वो आप इससे संपर्क कर लेना, आप सभी को पता है। तो आप शुरू करा। गुरुजी शुरू क्या करेंगे? शुरू करेंगे राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान के भूगोल में काफी टॉपिक है। राजस्थान का भूगोल, इसके अंदर काफी टॉपिक है, लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे पहला पढ़ेंगे। और पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय बहुत प्यारा, शानदार, जानदार टॉपिक है। राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक मेरे भाई। अब सुनिएगा, अगर प्रश्न मान लो ये आ जाए, ये जो भूगोल शब्द यहां पर दिया है, अब भूगोल का जनक किसे कहते हैं? क्या प्रश्न आ जाए? भूगोल का जनक अगर प्रश्न आ जाए, क्या मेरे दोस्त, अब भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो बिल्कुल ये नाम कभी नहीं भूलना है। भूगोल का जो जनक है वो हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। समझ में आई बात? बिल्कुल गुरुजी, आ गई। अगर प्रश्न पूछ ले 2 नंबर, वर्तमान भूगोल का जनक, क्या प्रश्न आ जाए? वर्तमान भूगोल का जनक। अगर तीसरा प्रश्न ये पूछ ले कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक बता देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्तमान का बता देंगे, भूगोल का तो बता ही दिया, और व्यवस्थित का बता देंगे। अगर पूछे सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक, ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैदान में सारे तैयार खड़े हो आप, तो हम बता देंगे आपको। फिर अंतिम जो रहता है वो रहेगा भौतिक भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक बिल्कुल बताएंगे गुरुजी। तो मेरे भाई सुनो ध्यान से, भूगोल का जनक जब पूछा गया था तो हमने उत्तर बताया था हिकेटियस। हेरोडोटस अलग है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोलते हैं, और भूगोल का जनक किसे बोलते हैं? हिकेटियस को। वर्तमान में ए अक्षर ज्यादा ही चल रहा है, क्योंकि थारा मास्टर को नाम ए शुरू हुआ है, अजय सर। तो ए याद रखिए, वर्तमान में आजकल ज्यादा ही चल रहा है अक्षर। ऐसे याद रखना मेरे भाई, अलेक्जेंडर। क्या याद रखोगे? अलेक्जेंडर। तो वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर। व्यवस्थित
व्यवस्थित को याद रखोगे इरेस्टोस्थनीज के नाम से, इरेस्टोस्थनीज, व्यवस्थित इरेस्टोस्थनीज, ये देखो स्थित स्थनीज, सिंपल है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? इरेस्टोस्थनीज। सांस्कृतिक भूगोल का जनक तो याद रखिएगा कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। भौतिक देखिएगा भो पो भो पो, भो को याद रखोगे पो से। अब पो का मतलब हुआ पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियम को। समझ में आ गई बात? ओके। अब गुरुजी सामान्य परिचय आप पढ़ाओगे, अब वो हमें राजस्थान का पढ़ाओगे। इससे पहले मैं 2-3 जो है जानकारी देना चाहूंगा आपको, वो लिखना आप। अगर प्रश्न पूछे ग्लोब किसने बनाया था सबसे पहले? ग्लोब का निर्माता, ग्लोब का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? ग्लोब का जो निर्माता है वो माना जाता है मार्टिन बेम को। मार्टिन बेम। ये भूगोल के अंदर थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं जो आपको याद रखनी है। ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेम को। बिल्कुल हो जाएगा याद। ओके गुरुजी। तो ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेम को मान लिया, कोई बात नहीं है। अगर इसके आगे अपने बात करें, ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेम को कहा, अगर इसके आगे अपने बात करें एक व्यक्ति जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अब इस अल्फ्रेड वेगनर का एक सिद्धांत देखेंगे। तो अब अपने सामान्य परिचय जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं मेरे भाई। टॉपिक का नाम क्या है? तो ये इतनी बात जान रही है आपको, ये सारे भूगोल के जो जनक हैं वो देखने हैं, और ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? मार्टिन बेम को। ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद देखना मेरे दोस्त, टॉपिक का नाम है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। गुरुजी सामान्य परिचय टॉपिक को आप कितने भाग में बांटकर पढ़ाओगे? इसके अपने कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, उस पॉइंटों में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा उसके अंदर अपने कंप्लीट कर देंगे इसको। अपने सामान्य परिचय जो पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं गुरु? वो पढ़ रहे हैं राजस्थान का। तो मेरे दोस्त अपने देखेंगे राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई। पहला पॉइंट, ठीक, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति व विस्तार को लेकर। राजस्थान की स्थिति व विस्तार किस प्रकार से है। दूसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्थिति और विस्तार को लेकर। तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सीमा, और सीमा जो है वो राजस्थान के साथ केवल स्थलीय लगती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बेहतर रहेगा सीमा से पहले अपने एक बात और जान ले। क्या? राजस्थान का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। तीसरा पॉइंट अपने ये पढ़ेंगे, राजस्थान का अक्षांश व देशांतर विस्तार। ये अपना कौन सा पॉइंट रहेगा? ये रहेगा पॉइंट नंबर 3। अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की, अब वो अपने उठा लेते हैं स्थलीय सीमा को। स्थलीय सीमा, ये अपना जो पॉइंट नंबर रहेगा वो रहेगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर कौन सा रहेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? ये रहेगा पॉइंट नंबर 4। मेरा बैग लेके आइएगा। ये पॉइंट नंबर कौन सा रहेगा? 4 नंबर पॉइंट, बिल्कुल। अगर इसके बाद अपने आगे बात करें 5 नंबर पॉइंट की, तो सीमा के बाद अपना जो 5 नंबर पॉइंट रहेगा वो रहेगा क्षेत्रफल या बड़े छोटे को लेकर। बड़ा या छोटा, यानी राजस्थान का बड़ा जिला कौन सा है। नवीन आंकड़े, बिल्कुल एकदम नवीन आंकड़े करवाएंगे आपको। राजस्थान का नया जियोग्राफी जो है, राजस्थान में 50 जिले जो है वो हो गए हैं,
वो बिल्कुल आपको 50 जिले में घुमाएंगे। अच्छा गुरुजी 3 जिले वो मालपुरा वाली और जो नागौर है ना वो कहानी चल रही है, सॉरी डीडवाना मालपुरा ये कहानी चल रही है, इसको किस प्रकार हमें आप करवाओगे? देखो इनको अभी जो है वो आधिकारिक मान्यता दी मतलब इसके लिए भी जैसे पहले अपनी इसकी आधिकारिक मान्यता आई थी, इसकी अभी आधिकारिक मान्यता जो है पूरी तरह से आई नहीं है, लिखित रूप में नहीं है कि 353 हो गए हैं, अभी 50 हुए हैं। ठीक है कितने हुए हैं? 50। ये बात आपको जो है वो याद रखनी है। दूसरा निकालिएगा। चलिए सीमा की बात कर दी, बड़ा छोटा की बात कर दी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपने लास्ट 2 पॉइंट और पढ़ेंगे इसके अंदर, 2 पॉइंट और पढ़ेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। देखो कौन कौन से, इसको थोड़ा आगे और बना लेते हैं, इसको थोड़ा आगे और इसको मैं नीचे निकाल रहा हूं इसका पॉइंट यहां से इधर। इसके 2 पॉइंट कौन से पढ़ेंगे? एक तो राजस्थान में कितने जिले हो गए अब? 50 जिले। अब वो 50 जिले के अंदर वो 3 जिले जो है ना वो भी करवा दूंगा मैं इसी में, ठीक है। और फिर जो लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतीक का, प्रतीक चिन्ह। तो ये जो पॉइंट है इतने वो अपने इसके अंदर पढ़ने, ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई। फटाफट इसको आप उतार लीजिएगा, फटाफट उतार लीजिएगा ये पॉइंट। अब हमारे दिमाग में एक सीधा सीधा चित्र बना कि सामान्य परिचय जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें अपने को पढ़ना क्या है। तो सामान्य परिचय मेरे भाई सारों पहला देखेंगे अपने राजस्थान की उत्पत्ति कैसी हुई। 2 नंबर पे देखेंगे कि इसकी स्थिति और विस्तार किस प्रकार है। अक्षांश और देशांतर का देख लेंगे, स्थलीय सीमा बड़ा छोटा 50 जिले और प्रतीक चिन्ह वगैरह सारे अच्छी तरह से तुम्हारे दिमाग में रख देते हैं। तो फटाफट इसको आप जो है वो नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी आप उतार लीजिएगा, फिर अपने आगे शुरू करते हैं आगे का वर्ग। हाँ जी उतार लिया बिल्कुल। अब बात करते हैं अपने इसकी उत्पत्ति को लेकर, ठीक है। राजस्थान की उत्पत्ति थोड़ा सा लेवल उठाएंगे, घबराना नहीं है। और एक बार आपको ऐसा भी लगेगा, देखो क्या होता है कई बार ऐसे होता है, मैं कहूं सुना 2 × 2 कितने होते हैं? आप कहोगे 4। देखो कितना अच्छा लग रहा है मैंने ये पढ़ाया तुम्हें, क्यों? क्योंकि तुम्हें ये जानकारी पहले से आती थी। अब मैं यहाँ कहूँ आपको 25 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे गुरुजी 625। हाँ क्या जानकारी लगी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये। अगर मैं यहाँ पर कोई मतलब संख्या लिख दूं और उसका स्क्वायर पूछूं तो निकालना। अब थोड़ा मन सा खराब हो गया, गुरुजी ये क्या, लेकिन निकालोगे तो आ ही जाएगा उत्तर। लेकिन अब ये जब दोनों पढ़ाया तब तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन ये पढ़ाते ही तुम्हें थोड़ा मतलब अच्छा तो लगा, लेकिन उस लेवल का अच्छा नहीं लगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कई कुछ ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाते हैं जो सिंपल हो, और फिर तुम्हें ऐसा लगता है अरे यार क्या पढ़ा रहा है मास्टर। लेकिन मैं वास्तविकता से आपको सामना करवाऊंगा, तो अंत तक बने रहना, इन चीजों को समझना, लास्ट में जुड़ जाएंगी ऑटोमेटिक इकट्ठी होकर सारी चीजें, ठीक है। राजस्थान की उत्पत्ति की बात करें तो भूवैज्ञानिक काल का नाम आपने जो है वो सुना होगा। कौन सा? भूवैज्ञानिक काल जो है, भू वैज्ञानिक काल, वैज्ञानिक काल, ये कौन सा काल लिखा मैंने यहां पर भूवैज्ञानिक काल। इसके अंदर अनेक
भूगोल के इतिहास को, जैसे इतिहास को पढ़ते हैं ना, प्रोग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐसे अनेक कालखंडों में बांट दिया। इसमें सबसे पहला जो कालखंड था वो था सुपर इयोन। पहला कालखंड कौन सा था? सुपर इयोन। देखो मेरे दोस्त, पहला जो कालखंड था या उसका नाम बोलिएगा, क्या था? सुपर इयोन। दूसरा था इयोन। तीसरा महाकल्प, महाकल्प। चौथा कल्प, कल्प युग, युग वगैरह भी लगा सकते हो आप इनके आगे। सुपर इयोन, काल या युग, इयोन युग, महाकल्प युग, कल्प, सॉरी हाँ कल्प, कल्प के बाद आएगा युग, अलग आएगा युग, और काल। इस प्रकार से भूवैज्ञानिक काल को बांटा गया है। सबसे पहले सुपर इयोन, मतलब ये काल थे एक तरह से, लेकिन काल अंत में पढ़ेंगे, ये समय को बोल सकते हो। एक बार इसका टाइम रहा था, एक बार इयोन, महाकल्प, कल्प, युग और काल। युग के बाद आए काल। ठीक है गुरुजी, ये बात इसमें सबसे बड़ा कौन सा था? नाम के आगे किसके आगे लग रहा है? सुपर, सुपर ये था। और सुपर इयोन में एक काल आया था जिसका नाम था प्री कैम्ब्रियन। ये वो कैम्ब्रियन नहीं है जिसमें तुम समझ रहे हो, तो गुरुजी अभी बताता हूं। प्री कैम्ब्रियन, सुपर इयोन काल, सुपर इयोन। अभी धीरे धीरे एक बार लिखने दो मुझे, तुम सब समझ जाओगे क्या करा रहे हो। इस काल को 3 भागों में बांटा गया था आगे। ये कौन सा काल है? प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन। इसको 3 भागों में बांटा गया था आगे। 1, 2, 3। प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। ठीक है, तो देखो इसमें जो 3 थे उसमें पहला था हेडियन, हेडियन इयोन। कौन सा था? एडियन इयोन। दूसरा था आद इयोन, आद्य इयोन। और तीसरा जो काल था, तीसरा जो काल था वो था प्राग जीव इयोन, प्राग जीव इयोन, प्राग जीव इयोन। भूवैज्ञानिक कालखंड जो था उसके कालखंड ये थे सुपर इयोन, इयोन, महाकल्प, कल्प, युग, काल। इस प्रकार से उसके कालखंड को बांटा गया था, कालखंड को बांटा गया। ये ऐसे कालखंड बांटे गए थे। भूवैज्ञानिक काल में सुपर इयोन से पढ़ते हैं अपने प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन। इसको 3 भागों में बांटा गया था, हेडियन, आदियोन और प्रागजीवी इयोन। अब बात करें अपने हेडियन काल की, तो हेडियन काल के अंदर निर्माण होता है, हेडियन काल में निर्माण होता है स्थलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल। सबसे पहले निर्माण होता है जलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और महासागर, महासागर। ये जो बने थे ये कौन से काल में बने? ये बने थे हेडियन काल में, हेडियन इयोन में। जलमंडल, स्थलमंडल और महासागर वो इसमें बने। आद इयोन के अंदर क्या आए? जीव आए। आद इयोन काल में क्या आए? जीव। और ये जो जीव थे ये थे एक कोशिकीय जीव। कौन से जीव थे? एक कोशिकीय। और इसी के अंदर जो है समुद्री घास उगना शुरू हो गए, समुद्री घास उगना शुरू हो गए। तो आदि इयोन के अंदर कौन सी घास? महासागरों में जो थे वो शैवाल बने, जिसके कारण समुद्री घास जो है वो उगना शुरू हुए। गुरु ये लो, क्लास चल रही है ना, इनके लिए गुरु मैं सब छोड़ सकता हूं। ये तो है चाय। अभी क्या था, हम बात कर रहे थे हेडियन की। हेडियन काल में जलमंडल, स्थल मंडल, महासागर बने। आद इयोन काल के अंदर
समुद्री घास, यानी महासागरों के अंदर, महासागर में शैवाल की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण समुद्री, दुनिया में सबसे पहले जो घास उगे थे वो समुद्र के अंदर उगे थे, समुद्री घास। स्थल भाग पे वनस्पति नहीं आई थी मेरे दोस्त, याद रखना। जल में ही होती थी सब घटना, क्योंकि पहले जल मंडल ही होता था। मैं धीरे धीरे बताऊंगा सारी कहानी, ठीक है। यहाँ जीव आए, और जीव कौन सा आया? एक कोशिकीय जीव। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ गुरुजी, एक कोशिकीय जीव से मानव कैसे बन सकता, और मतलब इतना बड़ा हमारा जो इतिहास रहा है वो कैसे? अभी तक तो मानवों का यहाँ नाम ही नहीं है। अभी मैं आगे डायनासोर और की ओर का उनकी बात और बताऊंगा, उसके बाद कहीं जाकर मानव पनपेंगे। ऐसे पढ़ते हो आप, लाखों कोशिकाओं से मिलकर मानव के शरीर का निर्माण होता है। पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव पढ़ा रहा हूं यहाँ तो मैं तुम्हें। गुरुजी हमारे कोशिका कौन सी है? आपके लाखों कोशिका, आप किसी को देख लो वो ही तुम्हारे अंदर कोशिका दिखेगी। आप ऐसे हाथ को देखोगे, इसमें भी बहुत सी कोशिकाएं हैं। ऐसे देख लो हथेली, तुम्हारे बाल देख लो, कुछ भी देखो, कोशिका मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो याद रखना, आदि इयोन काल में एक कोशिकीय जीव आया, फिर आया प्रागजीव इयोन। कौन सा आया? प्रागजीव इयोन। इसमें क्या हुआ था? कोमल काया वाले जीव आए। कोमल काया, गुरुजी कोमल काया क्या होती है? सॉफ्ट त्वचा। बिल्कुल सही बात नहीं है गुरुजी, सॉफ्ट त्वचा वाले जीव आए। इसके जड़ें होती थी बहुत सारी शरीर में। जैसे ऐसा जीव देखा होगा आपने, गुरुजी ये तो तेरे नाम मारूंगा, तेरे नाम, तेरे नाम है ये? नहीं गुरुजी, ऑक्टोपस। ये कोमल त्वचा का जीव होता था, ऑक्टोपस। तो प्रागजीव इयोन के अंदर ऐसे जीव आए जिनके बहुत सी जड़ें होती थी और कोमल काया के होते थे, कोमल त्वचा के होते थे। यहां तक कहानी आपको समझ में आई? एडियन काल में जलमंडल, स्थलमंडल, महासागर बने। आदि इयोन काल में जीव समुद्री घास और एक कोशिकीय जीव जैसे जन्म लिया, महासागरों में घास उगना शुरू हो गई। परागजीवी इयोन में कोमल काया वाले जीव आए, जैसे ऑक्टोपस वगैरह की बात करें वो। बोलो इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल गुरुजी, इतनी बात मेरे समझ में आ गई। इसके बाद जो काल बना सुपर इयोन से, एक तो बना प्री कैम्ब्रियन इयोन, सुपर इयोन कह दो या प्री कैम्ब्रियन इयोन कह दो। इससे एक काल और बना था, और उस काल का जो नाम था, उस काल का जो नाम था वो था दृश्य जीवी इयोन। अरे जिंदगी में नाम कौन सुन रहा है दृश्य जीवी इयोन क्यों है? आपा पढ़ाऊंगा था, टेंशन ना लो, और बिल्कुल नाम मात्र की फीस में। मजा आ जाएगा। जियोग्राफी पढ़कर आप खुद कहोगे गुरुजी वास्तव में अंत लगा दिया जियोग्राफी का। इतनी बातें बता दूंगा मैं तुम्हें। दृश्य जीवी इयोन, जैसे राजस्थान के इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं ना, अब जियोग्राफी को ऐसे बांट के पढ़ेंगे। मजा आएगा पढ़ के, देखो बहुत सी बातें जानोगे आप कि सर रियल में ऐसा हुआ है। बिल्कुल रियल में ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो देखो, दृश्य जीवी इयोन। फिर मैं तुम्हें एक मानचित्र में समझाऊंगा कि पूरा कैसे, किस प्रकार से कालखंड जो है वो शुरू हुआ था। दृश्य जीवी इयोन जो था वो अनेक भागों में बटा हुआ था। दृश्य जीवी इयोन अनेक भागों में बटा हुआ था। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पूरा जीव महाकल्प। पूरा जीव महाकल्प। देखो समय समय जैसे जैसे आगे जा रहा है, ऐसे थोड़ी समय एक जगह रहेगा। एक सुपर इयोन था, फिर इयोन, फिर महाकल्प, फिर कल्प आएगा, फिर युग आएगा, फिर काल आएगा। समय समय आगे आगे जाएगा, घटता रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो पूरा जीवी महाकल्प। दूसरे की बात करें, मध्य जीव महाकल्प। मध्य जीवी या मध्य जीव महाकल्प, महाकल्प। और तीसरा नवजीवन महाकल्प। तीसरा नवजीवन महाकल्प। नव जीवन, अब नया जीवन देखेंगे कैसा हुआ था। नवजीवन महाकल्प। ये तीन काल याद रखो। बोलो कौन से? पूरा जीव, मध्य जीव, नवजीवन। पूरा जीव, मध्य जीव, नवजीवन। बोलो याद हुआ? ठीक है। इसके 6 कालखंड थे, देख ही रखो थे बस आप, ठीक है। तो
शानदार पढ़ा दूं, बस थे मन करो पढ़ने को। इसमें जो पहला काल था पुराजीव काल में, वो था कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल? कैम्ब्रियन काल। और दूसरा जो काल पढ़ते हैं वो ओडोविशियन काल। ओडोविशियन काल, ओडोविशियन काल। तीसरा जो पढ़ेंगे वो सिलूरियन, सिलूरियन काल, सिलूरियन काल। तीसरा कौन सा काल है? सिलूरियन। चौथा है डिवोनियन, डिवोनियन काल। मैं राजस्थान की उत्पत्ति पे एक क्लास लगाऊंगा दिखाना, सिर्फ उत्पत्ति पे एक क्लास लगा के दिखाऊंगा, तुम खुद कह दोगे वाह गुरुजी राजस्थान की उत्पत्ति तो ऐसे हुई थी। तो सुनो ध्यान, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड तो बहुत बाद की कहानी है, यूं पहला और कहानी समझो, पूरी कहानी समझ जाओगे कैसे क्या हुआ था। डिवोनियन के बाद यह ना कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस काल, कार्बोनिफेरस काल। और अंतिम और लास्ट जो है वो आपको याद रखना है, पर्मियन काल। कौन सा काल? पर्मियन काल। ये काल कैसा था धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे बातें जानेंगे। अब मध्यजीवी काल में 3 काल पढ़ोगे। त्रासिक काल। कौन से काल? त्रासिक, त्रासिक काल। ये आया डायनासोर का काल, जुरासिक। तो जुरासिक काल जो था, जुरासिक काल जो था वो किसका हिस्सा था? वो था मध्यजीवी महाकल्प का। आरएस मेंस में प्रश्न आया हुआ है यहां से, मोस्ट इंपोर्टेंट। पुराजीवी महाकल्प को सारणी बनाइए, तो बना दो कैम्ब्रियन काल, ओडोविशियन काल, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन काल। बिल्कुल सिंपल है, बना दोगे। चलो आगे। त्रासिक काल, जुरासिक काल। 3 नंबर जो काल था वो था क्रेटेशियस काल, क्रेटेशियस काल। अब इसमें क्या क्या कहानी हुई थी वो मैं तुम्हें बीफ में एक बार समझा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा स्तर विश्व का हो जाएगा, मैटर अपने इतना काम का नहीं रहेगा थोड़ा, है ना। उस करके मैं तुम्हें ये मोटा मोटा तौर पे बता दूंगा। ठीक। फिर ये आगे 2 काल में बटा था, फिर हिमालय आप पढ़ोगे, ये अंत तक नहीं तक आ जाएगी। सबसे जवान जो श्रृंखला है वो हिमालय है। फिर आगे ये 2 कालों में बटेगा, इयोसिन, मायोसिन, प्लेस्टोसिन, ऐसे काल पढ़ेंगे, उसमें फिर हिमालय का निर्माण होगा। इसको छोड़ दीजिएगा आप, आपको पूरी जो कहानी है वो यहां से समझ आ जाएगी, ठीक है, इधर से कहानी समझ में आ जाएगी। अब देखो मेरे भाई, यहां पर अपने एक पॉइंट लगाएंगे, ग्लोब का निर्माता किसे कहा गया है? ग्लोब का निर्माता मैंने अभी बताई थी आपको, ग्लोब का निर्माता माना गया मार्टिन बेम, मार्टिन बेम। चलो बनाते हैं ग्लोब, दिखने में कैसा था, कैसा था? वैसा जैसा सोचा था। नीचे बनाए ऊपर? ऊपर बना लो गुरुजी, ये लो बना दिए ऊपर। हाँ, अब इसके अंदर भरा हुआ था पूरी मात्रा में जल। ये क्या है? जल। देखो एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। मैं ये जो कहानी आपको बता रहा हूं ये किसके अनुसार बता रहा हूं? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। यहां से समझेंगे वो किस काल में क्या घटना हुई थी, सुनना। अल्फ्रेड जो वेगनर था उसके अनुसार देखें तो इसने सिद्धांत दिया था प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दे दिया। अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। जलवायु परिवर्तन शुरू से ही हो रहा है, आज की घटना नहीं है, क्योंकि यहां जल था, ऊपर सूरज चमकता था। अब जैसे ही सूर्य चमका दिन के टाइम, तो सूर्य में एक कंडीशन होती है, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अभी एक ये भाग है और एक ये भाग है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये चीज, ये कंसेप्ट बहुत प्यारा है, आगे समझ में आएगा। ये जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? जल। अब ये भी जल भरा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, ये जो भाग है वो है स्थल का, ठीक है, ये भाग किसका है? स्थल का। और ये भाग भी किसका है? स्थल का। सुनना,
यहां पर दिन हुआ पड़ा है, यहां पर रात पड़ी है हुई। अब उल्टा होता है सिस्टम। दिन में क्या होता है, स्थल वाला जो भाग होता है वो होता है गर्म, और जल वाला जो भाग होता है वो होता है ठंडा। रात में उल्टा होता है, रात में स्थल तो होता है ठंडा, और जल का जो तापमान होता है वो अधिक होता है, तो जल क्या होता है, गर्म होता है। अब सर्द गर्म हो रही है तो जलवायु परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। जिस कारण क्या हुआ, जिस कारण क्या हुआ, आपने कुछ रील्स वगैरह में ऐसे सीन देखे होंगे जहां पानी के किनारे, महासागरों के किनारे, समुद्र के किनारे ज्वालामुखी से लावा निकलता देखा होगा, पानी के अंदर, बिल्कुल देखा है। तो सेम कंडीशन यहां हुई, ज्वालामुखी से लावा बनना शुरू हुआ, ज्वालामुखी से लावा निकला वो, और वो पानी में आकर ऐसे जम गया। अब मेरी बात सुनो, आप आग बाड़ा, ठीक है, तो आग जलाते हैं, जलती रहती है, उसके ऊपर पानी डाल दे तो क्या बन जाएंगे, कोयला, और कोयला एक कठोर होता है। तो क्या हुआ, जैसे ही ये पानी में लंबे टाइम तक पड़ा रहता था तो ये एक कठोर भाग बन जाता था, लावा। फिर धीरे धीरे यहां ज्वालामुखी फटने शुरू हुए, यहां पर ऐसे इस प्रकार से ज्वालामुखी फटने जो है वो शुरू हो गए। अब देखो क्या घटना हुई। अब मैं उठाता हूं पूरी कहानी यहां कैम्ब्रियन काल से। मैं पूरी कहानी जो है वो उठाता हूं कहां से, कैम्ब्रियन काल से। कैम्ब्रियन काल में आप याद रखोगे कि सागर के अंदर, मैंने कहा था ना शुरू शुरू की जो घटना थी, शुरू में लिखाया था, सागरों में क्या पैदा होने लगे, घास। अब घास पैदा होंगे जिससे क्या बनेगी, जैव विविधता। जहां वन होंगे तो जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी, इंग्लिश में कोई नाम हो है, हाँ बायोडाइवर्सिटी, सो नाम हो को गुरु जी। इंग्लिश इंग्लिश में हाथ के पैर भी तंग है, लेकिन खुद दिल में आंधी बहुत है। जेब में गांधी है या नहीं, दिल में आंधी है, और तुम्हारे भी दिल में आंधी जो है वो होनी चाहिए भाई। पढ़ने के लिए जज्बात होने चाहिए, है नहीं तो वह बात। जैव विविधता की अगर आप बात करें तो जैव विविधता दिवस आवा 22 मई में, कब आवे, 22 मई। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है, सुंडालैंड, अंडमान निकोबार, म्यांमार और भारत की सीमा हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और पूर्वी हिमालय हो गया, ये 4। दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, मेडागास्कर, अफ्रीका के एक द्वीप है मेडागास्कर, वहां पाई जाती है। अब सुनना, मैं आपको बात क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, कैम्ब्रियन जो काल था, कैम्ब्रियन काल था, उसमें घास बने। अब घास बनेंगे तो उसमें जीव भी आएंगे, वो ऐसे जीव आए थे जो बनने चाहिए थे, ठीक है, वो नहीं बने जो हम चाहते थे। मैंने शुरू शुरू में कहानी बताई थी, एक कोशी के जीव इतने सक्षम नहीं थे ये। इसके बाद जो जीव आया धरती पे पहला, वो था मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका। तो मछली जो आई सबसे पहले, वो आई यहां। मछली आई तो मछली पहले शुरू में उत्पन्न हुई, उनके कोई रीढ़ की बैकबोन नहीं हुआ करती थी, रीढ़ की हड्डी नहीं हुआ करती थी। तो ये ऐसा काल था जहां पर मछलियां आई लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं थी। तो इस काल के अंदर मछलियों का विकास होना शुरू हो गया। इस काल में, ओडोविशियन काल में, मछलियों का विकास शुरू हुआ। अब क्या था कि यहां पर ये ज्वालामुखी फट रहे थे, पहली बार ऐसा देखने को मिला। ये जो स्थल भाग बने थे, इनके ऊपर भी वनस्पति आई, लेकिन याद रखना, इन पे जो सर्वप्रथम वनस्पति आई थी उस पे पत्तियां, घास वगैरह नहीं थे। पत्ती और घास नहीं लगी हुई थी। धरती पे जो पहली वनस्पति उगी थी ना, उसके ऊपर कोई घास वगैरह नहीं थी। गुरुजी वाह, क्या सीखने को मिल रहा है। ऐसी बात वास्तव में हमने पहले नहीं पढ़ी, और जिसने पहले पढ़ी तो मान लो आपने बहुत लेवल का और अच्छा पढ़ रखा है मेरे भाई। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने सोच के हैरान हो गया कि वास्तव में ऐसा हुआ था, और जंगलों का निर्माण फिर कैसे और मानव कैसे बने, देखो सारा समझोगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। भूगोल को अगर अच्छे से समझ लो तो ऐसे समझो कि भगवान से मिल गए आप। अच्छे से समझना इसको। ओडोविशियन काल में मछली बनी, ठीक है। अब सिलूरियन काल जो आया, इस पे पेड़ पौधे लगने शुरू हुए धरती पे, यानी स्थल भाग पे। लेकिन पेड़ पौधे तो आए, इसके साथ साथ रीढ़ वाली, जिसके रीढ़ की हड्डी होती थी, वो मछली का विकास हुआ। वो मछली का क्या हुआ, विकास। अब पेड़ पौधे तो लगे, कोई बात नहीं। इसके बाद ऐसे जीवों का विकास हुआ जो जल में भी रह सकते थे, स्थल में भी रह सकते थे। उदाहरण के लिए बोलेंगे, वेरी गुड, उभयचर, यानी मेंढक।
मेंढक ऐसा जीव है जो जल में रहता है, कब पानी नहीं पीता कभी। अब बात किसी की लागी थाने। उभयचर। अब क्या करते, देखो मेरी बात सुनो, आपा कदे मान लो कोई नई जगह पर जावा तो दिल तो धक धक कर लग जाइए। तो मेंढक पहली बार जब धरती पे पैर रखता है पानी से, तो मेंढक वापस पानी में भाग जाए। क्यों भाग जाए? क्योंकि वो सोचता है मैं कहाँ आ गया, क्योंकि थाने की यहाँ बताओ। मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है टॉपिक को, समझते रहो बात को। ज्यादा लंबे समय तक जो जानवर थे वो स्थल भाग पे नहीं टिक पाते थे, वापस पानी में चले जाते थे, क्योंकि पानी से निर्माण होता, पानी में ही आए थे, पानी में जाएंगे। अब क्या हुआ, मेंढक ना रहा तो अपनी ही धरती को इस वक्त तो आगे बढ़ा पा। तो मेंढक ने क्या किया, कदम बढ़ाकर आगे विकास किया। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको खाने के लिए कुछ कीट जीव वगैरह वो मिले पेड़ के पास। मेंढक का वाह यार क्या टेस्टी खाना मिला है, अब तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे जानवर पेड़ों के पास आने लगे और जानवर से जैव विविधता बढ़ी, जिसके कारण वन और बढ़ने लगे आगे। लेकिन एक घटना और हो रही थी, आप समझ नहीं रहे, देखो नजर मार के इधर। क्या? ये जो भाग थे वो सारे आपस में पानी में तैर रहे थे, और भी इस प्रकार से भाग काफी बने यहां। ये भाग तैर तैर कर पानी में आपस में जुड़ने लगे, ऐसे इस प्रकार से ये सारे भाग जुड़े, और ऐसे जुड़ते जुड़ते एक बड़ा स्थल भाग बड़ा, पूरा बड़ा एक स्थल भाग बन गया। मैं आगे इस पे जल्दी बता दिया मैंने, थोड़ा स्लो से चलते हैं यहां से। डिवोनियन काल में क्या हुआ, पेड़ पौधों का विकास होने लगा, पेड़ पौधों का विकास हुआ, और ये काल को मछलियों का विकास का काल कहा जाता है। मछलियों का विकास हुआ इस काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर एक जीव आया जिसका नाम था उभयचर। तो वो जीव की कहानी मैंने आपको बता दी, डिवोनियन काल की है वो। फिर कार्बन फेनिस काल में क्या हुआ, यहां भी रीढ़ की हड्डी वाले जीव देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, कोयला। शाहरुख खान वाली फिल्म नहीं कोयला, वो कोयला नहीं, बिल्कुल। कोयला कैसे बना गुरुजी, मेरी बात सुनो। आज कोई पेड़ है, बिना दाब दियो माटी में एक आगे, उसको कुछ समय बाद निकालना, उसकी लकड़ियों का कोयला बना होगा, काली होड़ी होगी लकड़ी पूरी। तो क्या था कि ऐसे घटना होती रहती थी, कोई नीचे दब गया, कोई ऊपर आ गया, इस प्रकार से वो जो पेड़ थे कुछ दबे रह गए, तो कोयले का निर्माण, यानी कोयला नाम की चीज भी धरती पे आव लगी। इतनी बात समझ गया? ठीक है। अब कार्बोफेनिस काल के बाद आया परमियन काल, और इस परमियन काल में निर्माण हुआ पेंजिया का। अब समझाऊंगा पेंजिया क्या हुआ है। इन्हीं पहला तो था ना, मैं पेंजिया की कहानी बता तो रही होगी, पेंजिया बने इससे पहले तो ऐसे बहुत पढ़ा है पेंजिया कैसे, पेंजिया सीधा नाम बता दिया। तो ये जितने स्थल भाग जुड़कर बने थे, स्थल का रूप लिया था, यानी ये जो स्थल मंडल बना था, इसी को बोलते हैं पेंजिया। देख मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो सारा जो स्थल का भाग है, ये पूरा ये बनेगा क्या, पेंजिया। ये था पेंजिया। तो समझ में आयो ना पेंजियो किसो। हाँ, ये था पेंजिया, पेंजिया। और जो बच गया स्थल का भाग वो था पेंथालासा, जल का भाग पेंथालासा। याद रखना, लाश जो होती है वो कहां तैरती है, जल में। तो जल वाले भाग को क्या बोलते थे, पेंथालासा। और स्थल वाले भाग को, स्थल मंडल को बोलो क्या बोला गया, पेंजिया। सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, वेगनर के अनुसार जल मंडल को क्या कहा गया है। वेगनर के अनुसार जल मंडल को पेंथालासा और स्थल मंडल को पेंजिया। स्थल मंडल को क्या कहा गया है, पेंजिया। अरे मेरे भाई, इतनी बात बताओ, तुम समझे क्या ये काल किस प्रकार बने? हाँ गुरुजी, ये बात हम बहुत जो है वो अच्छी तरीके से समझ गए। अब आया डायनासोर का युग। भाग में जाना क्लास छोड़कर, देखो पूरी क्लास को। मध्य जीवी में आया डायनासोर का युग, डायनासोर का युग। त्रासी काल में जीवन का धीरे धीरे विकास हो रहा था। जीवन जो है उसका क्या हो रहा था, विकास। मैं साफ कर दूं, कर ही दूं, समझ तो आ ही गया तुम्हें इतना। इस काल में क्या हो रहा था, जीवन का विकास। त्रासी काल में किसका विकास हुआ, जीवन का। जुरासिक काल में निर्माण हो गया, विकास हो गया डायनासोर।
और यहाँ इस काल के अंदर कुछ पर्वत वगैरह भी बने जिसमें नाम पढ़ते हो फ्रांस का जूरा पर्वत। जूरा पर्वत जुरासिक काल में। जूरा पर्वत कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जूरा पर्वत जो है वो कहाँ पर है? वो है जुरासिक वर्ल्ड फिल्म की बात कौन करूं मैं? जूरा पर्वत की बात करूं। और इसी काल में पक्षियों का विकास शुरू हो गया। पक्षी का विकास। उड़ने वाला डायनासोर भी होता, बिल्कुल होते थे भाई। वो उसके डायनासोर ए बही हुआ है जो पक्षियों का नाम दिया गया। आप देखा थोड़ी बेटे के हिसाब हो तो। अब क्या गुरुजी डायनासोर ऐसे होता था हमने, अरे अपनों की सिर्फ कल्पना है, इंसान थे ही नहीं उस समय। इंसान कैसे बता सकते हैं डायनासोर ऐसे है? हमारी सिर्फ डायनासोर का टाइम तो आएंगे, देख मैं पढ़ाऊंगा। अब एक भी इंसान होगा तो बता दियो मैंने। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे डायनासोर का इस प्रकार से एक पिंजर मिला तो आप कल्पना कर ली कि भाई डायनासोर क्या करती ऐसे थी। क्या गुरुजी जुरासिक वर्ल्ड, अरे रियल में डायनासोर ऐसे थोड़ी थे जैसे जुरासिक पार्क वो जो भी मूवी उसमें दिखाए गए हैं, समझे नहीं? ये तो यहाँ मानो स्पाइडरमैन और शक्तिमान सच्ची धरती पे नहीं थे। मैं एक छोटी सी बात और बताऊं। वास्तव में ऐसी बात जान के यहाँ लगा है कि अपना जो ज्ञान है खोपड़ी का वो रियल में सीमित है। और आप कभी भी कोई चीज पढ़ो तो उस पर ऐसे बस इतना ही मत हो जाना कि बस हाँ इतो ही ज्ञान है, नहीं। बहुत जितो थे पढ़ को इतो है ज्ञान। जैसे तुम्हें कहूं मैं, हाथी काला रंग का होता है, मानी पतो थे कि कहूं मतलब देखा ही हाथी। और मैं कहूं हाथी लाल रंग का होता है ना गुरुजी, लाल को नहीं हुआ। मान लो जो लाल रंग का हाथी तुम्हारे सामने आ जाए, मर जाओगे तुम तो। यानी तुम्हारा ज्ञान क्या था कि हाथी काले रंग का ही होता है, लाल तो जिंदगी में सोचे ही को नहीं हाथी होगा। और मान लो जो सम आ जाए फिर मर। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान जो है वो वास्तव में जी तो आपा सुनो तो ही हो है। समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गई। चलो आगे बात करा। तो अब ये डायनासोर का ट्रासिक काल में जीवन का धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। जुरासिक काल के अंदर डायनासोर जूरा पर्वत जैसे पर्वतमाला बनी, पक्षियों का विकास हुआ। ये है। अब क्या हुआ? डायनासोर काल के अंदर पेंजिया धीरे धीरे टूटने लगा। क्यों गुरुजी? देखो उल्का पिंड क्या थे? अब अपनी पृथ्वी है, ग्लोब अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जो उल्का पिंड वगैरह आते हैं उनसे हमें बचाता है। कई बड़े होते हैं उल्का पिंड, उनको नष्ट नहीं कर पाता, वो सीधे आके टकरा जाते हैं पृथ्वी से। ऐसे आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा है। तो क्या हुआ? घटना ये हुई कि यहां धीरे धीरे पेंजिया जो था वो थोड़े बहुत लगते थे, वो टूट जाता था। लेकिन एक काल ऐसा आया, क्रेटेशियस काल। इसमें क्या हुआ? इसमें सभी जितने भी बड़े जीव थे, सभी डायनासोरों का अंत हो गया। सभी डायनासोर का क्या हो गया? अंत। अभी मुझे वो उल्का पिंड का नाम याद नहीं आ रहा, अजीब सा नाम है। वो उल्का पिंड आकर टकराया इस ओर, इतनी इतनी पृथ्वी को उड़ा ले गया वो उल्का पिंड जो टकराया था यहां। और इसके दबाव के कारण इधर भी प्रभाव पड़ा और इधर वाले जीव भी सारे मर गए। तो यहां पर डायनासोर का क्या हो गया था? अंत। ये था वो काल जहां पर डायनासोर का जो है वो क्या हुआ था? अंत। क्रेटेशियस काल के अंदर डायनासोर बेचारे इतने लंबे रहे ही नहीं, जुरासिक काल में आए, क्रेटियस काल में चले गए, है या नहीं? तो ये काल था डायनासोर। तो समझ में आए डायनासोर भी गुरुजी सच्ची में होता है डायनासोर? बिल्कुल। आपको मैं उदाहरण दूं, राजस्थान में है डायनासोर के साक्ष्य मिले जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क कहां पर है? जीवाश्म पार्क है जैसलमेर में, जिसका नाम है आकल बुड फॉल्सिस पार्क। कहां पर है? जैसलमेर। यहां पर जीवाश्म के साक्ष्य मिले। गुरुजी जीवाश्म डायनासोर मिले होंगे? नहीं, यहां पर जीवाश्म के समय की क्या मिली है? लकड़ी। अकलबुड फॉल्स इस पार्क के अंदर रखा गया है। तो जीवाश्म पार्क अपने राजस्थान में भी है, जैसलमेर के अंदर। यहां लकड़ी मिली है। तो बताओ मुझे, आपको इतनी बात समझ में अच्छी तरह से आ गई? बिल्कुल गुरुजी, हमें इतनी बात और शानदार तरीके से आज ये जो बात कहानी है पूरी समझ में आई। तो अब मैंने दो बात आपको खत्म की कि परमियन काल में किसका निर्माण हो गया? पेंजिया का। पेंजिया का निर्माण हो गया परमियन काल में, ठीक है। अब एक पेंथालस है, तो हमारे पास दो भाग पड़े हैं। अब सुनना ध्यान से, हमारे पास दो जो भाग है वो है क्या? देखो,
ठीक है, मैंने आपको अभी एक बात बताई कि हमारे पास एक है स्थल मंडल, स्थल मंडल, और दूसरा जो भाग है, सॉरी, ये ऊपर वाला जो था वो था जल मंडल, क्योंकि ऊपर जल भरा हुआ था सारा और बीच में बना था पेंजिया, उसे बोलेंगे स्थल मंडल। अच्छा, स्थल मंडल उसे क्या बोलेंगे? पेंजिया। क्या बोलेंगे? पेंजिया। और जो जल मंडल है उसे क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? पेंथालासा। लास हमेशा कहां तैरती है? जल में, तो ये पेंथालासा हो गया। और ये सारा इसके अंदर क्या भरा हुआ है? जल। ये अपना पूरा इस प्रकार से क्या भरा हुआ है? जल। और ये जो भाग है वो स्थल का। तो बताते हैं कि सूरज जो है वो यहां चमक रहा है, अपना पृथ्वी तीसरा दूर ग्रह है। पहला आएगा शुक्र, सॉरी बुध। सबसे पहला ग्रह कौन सा है सूर्य के नजदीक? बुध। बुध के बाद आएगा शुक्र, और शुक्र ग्रह के बाद आएगी पृथ्वी। तो हमारा पृथ्वी तीसरा सबसे दूर जो है वो ग्रह है। अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं, कोई कहते हैं उल्का पिंड टकराया था, जो भी मान लेते हैं। कोई कहते हैं सूर्य का थोड़ा भाग टूट कर आया और वो टकराया, जो भी माने। इस भाग से टकराकर यहां से गुजरा, और इस भाग से जब टकराया तो इतना खतरनाक, खतरनाक कह सकते हो, हलचल हुआ, जिस कारण ये भाग यहां से टूट गया और ये भाग यहां से टूट गया। और यहां से टूटने का नतीजा मेरे दोस्त ये हुआ, ये भाग तैर कर ऊपर चला गया और ये भाग जो था वो तैर कर नीचे आ गया, और बीच में सागर बना, बीच में सागर बना, बीच में पानी भर गया, और बीच में जो सागर भरा था वो खारा पानी हो गया था, जिसे बोलते हैं टेथी सागर। यहां जो बना वो बना टेथिस सागर। गुरुजी, ये उत्तरी भाग बना और ये दक्षिणी भाग बना, तो इन दोनों के नाम चेंज होंगे अब मेरे दोस्त। उत्तरी भाग का जो नाम बना वो ए सबसे पहले आता है, तो अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और दक्षिण भाग का जो नाम बना, बोलिए वो क्या बना? गोंडवाना लैंड। दक्षिण भाग का जो नाम बना, बोलिए क्या बना? गोंडवाना लैंड। गोड्डा की नो, गोड्डा नीचे होनी, तो दक्षिण भाग जो था वो था गोंडवाना लैंड। अब गुरुजी, आप जो शुरू में बात लेके चले थे कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, टेथी सागर और गोंडवाना लैंड से मिलकर बना है क्या? राजस्थान। ऐसे बना था राजस्थान। तो राजस्थान अब शेष है, राजस्थान अब शेष है। राजस्थान किसका अवशेष है? राजस्थान टेथी सागर और गोंडवाना लैंड का अवशेष है। बोलो, अब तुम्हें पूरी स्टोरी समझ में आई क्या, कि राजस्थान है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई? बोलो, समझ में आ गई? राह है जहां तक जाएगी, राह है जहां तक जाएगी, राह गिर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो बात समझ में आवे ने? हाँ गुरुजी आवे। चलो, अब अपने रह गए 2 पॉइंट। आज की क्लास में बस 2 पॉइंट ही पढ़ांगा, और कल पढ़ांगा आप राजस्थान की स्थिति विस्तार, और उसके आगे के जो भी पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास में। क्लास में अगर आपको अपना जो कोर्स है वो प्यारा लगे, तो अपने साथियों को जरूर बताना कि गुरुजी वास्तव में कोर्स में मजा आ गया, है ना। और देखो, अब इसमें ऐप में कि ये पंगा है, अगर नहीं होता तो मैं खुद कहता था ना कि इतनी ज्यादा कीमत रखते नहीं है, जीएसटी भी खुद झेलते हैं, और बताओ इससे ज्यादा क्या करें। कुछ कोर्स है जो अपने पूरे प्राइस के ना, उसमें जीएसटी भी मान लो गुरुजी लगा दे और मार ला भाई, ठीक है। और मैं आपको एक बात रहा हूँ, मेरे जितने भी कोर्स आएंगे स्पेशल जीके के, उसमें जीएसटी आप खुद झेलांगा। उसके बाद तो गुरुजी फिर, और बिल्कुल ना मात्र की प्राइस में तुम खुद देख लो। और कंटेंट आप देखो, मैं सूरतगढ़ के अंदर इस छोटे से संस्थान में खड़ा हूं, ठीक है। ये कंटेंट मात्र दे देगा जिस संस्था में 1 लाख रुपए फीस है उसको, ये गारंटी और वादा करता हूं आपके साथ। पैसे को देखकर मैं कभी भी, बस हर घर शिक्षा का जो दीप है वो जलना चाहिए, बस हमारा एक ही प्रयास है। और शुरू से हमने जो ये प्रयास शुरू किया था वो इसी बात को लेकर किया था। एक बात और बताता हूं, सुनो अब बात चाल की। तो
मैंने स्टैटिक जीके पढ़ाया था, क्या पता भगवान ही मेरे साथ देते हैं या ठीक है अच्छा चलता है काम। क्या हुआ गुरुजी स्टैटिक जीके में, बताओ कहानी। स्टैटिक जीके में मैंने 50 रुपए का यानी 49 रुपए का कोर्स बनाया। 35 क्लास के अंदर इस कंप्लीट कोर्स करा दिया था। ये आज भी ऐप के ऊपर है अवेलेबल ये कोर्स स्टैटिक जीके का। ये स्पेशल मैंने शुरू किया था दिल्ली पुलिस के लिए। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, हमने यह अनुमान लगाया था कि बस इसमें स्टैटिक जीके के दिल्ली पुलिस में 14 से 15% आते हैं। 50% जीके जीएस का स्कोर रहता है जिसमें से 15% स्टैटिक जीके। तो मैं बोलो यार 35 क्लासों खेला, 15% रामू टाबरा करवा दिया। फिर भी मैंने ऐसे कहा था कि मैं इतनी ताकत से करवाऊंगा, इतना कवर करवा दूंगा सब्जेक्ट कि 25+ नंबर मार जाओगे। और इसका नतीजा ये हुआ, हमने शिद्दत से मेहनत की थी। विद्यार्थी आकर पता क्या बोलता, सर हमने जो अनुमान लगाया था उससे ज्यादा हमारा आंकड़ा गया। कहने का मतलब हमने 25 जो अनुमान लगाया था, विद्यार्थियों के नंबर 32+ सही हो रहे हैं सिर्फ इस स्टैटिक जीके क्लास से। काफी साथियों ने कम कोर्स समझ के इसको खरीद लिया था। क्या यार इतनी ही बात है। लेकिन कईयों ने कमेंट भी होती थी बस अब इतनों पे आ गए, ये है वो है। उन बातों के हमने नकारते हुए इस पे प्रयास किया और आज वो विद्यार्थी इसको पढ़ के गए और इतने नंबर सिर्फ इसमें। अब देखो इसके अंदर 32 तो यही, इसके अंदर साइंस का पार्ट रह गया, अभी उसमें वो तो कराया नहीं था, करंट जीके का पार्ट रह गया। अपने केवल जीके पार्ट से इतने % कवर करवा दिए। तो दिल से शिद्दत से आप भी मेहनत करोगे तो बिल्कुल आपका भी चयन होगा। तो एक बात याद रखना जीवन में मेरे दोस्त, कि मेहनत करने में कभी शर्माना नहीं है। इस जवानी में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करना। वो सुना होगा क्रांति फिल्म का, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, कहानी बनाकर जानी है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।